हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, आज हम भूगोल का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, वो सारा क्वेश्चन करेंगे। 200 प्लस क्वेश्चन होगा और सीडीपीओ का भी इसमें ऐड है क्वेश्चन, तो थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया है, ऐसे कम ही क्वेश्चन रहता था। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। पहला कि भारत विस्तृत है, तो ये तो आप जानते हैं कि भारत कितना विस्तृत है, यहाँ पर उत्तर है नहीं। लेकिन भारत के बारे में आपको हमने 5-10 बार से ज़्यादा भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर पूर्वी देशांतर बोले तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री जो है 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। 8 4 37 6 68 जो है 8 4 37 6 उत्तरी और 68 7 97 25 जो है पूर्वी देशांतर। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का जो है क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण जनसंख्या जो है 17.5% है। ठीक है, 17.5% पूरा जनसंख्या है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर तो क्षेत्रफल जानते हैं कि 32,87,263 किलोमीटर है। और यहाँ पर संपूर्ण विश्व का, यहाँ पर देखिए ये पहले वाला 94 का, लेकिन अभी कितना है 17.5% 2011 के जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय प्रमाणिक समय जो IST एवं ग्रीनविच माध्य जो है GMT का अंतर कितना होता है? 5.5 घंटा अधिक होता है। ठीक है, 5.5 घंटा ज़्यादा होता है। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है भारत मानक समय। ठीक है, और यह जो है देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम जो है 5.5 घंटा प्लस है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा को कहा जाता है। देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैकमोहन रेखा के नाम से इसको आप जानते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो इसको मैकमोहन रेखा के नाम से आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हुंडू प्रांत प्रपात जो है निर्मित है, तो यह सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये कहाँ है? तो ये है रांची में। ये हुंडू प्रपात जो है रांची के 45 किलोमीटर दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 320 फीट यानी कि 98 मीटर है। अगला क्वेश्चन। भारत की सर्वोच्च चोटी क्या होती है? तो गॉडविन ऑस्टिन या इसको K2 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों में जो ऊंचाइयों से संबंधित आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट जो है 8848.86 मीटर नेपाल में। गॉडविन ऑस्टिन जो है K2 के नाम से जानते हैं इसको, यह भारत में 8811 मीटर। कंचनजंगा जो देखेंगे तो 8598 मीटर भारत नेपाल का सीमा। मकालू है आपको नेपाल में 8463 किलोमीटर जो है मीटर है। और इसे आप समझ सकते हैं कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है और भारत जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अब यह पड़ता है। इस पर जो है जो है पाकिस्तान का अवैध कब्जा भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिमालय में हिम रेखा निम्न में से ये बीच है, तो यह है 4300 से 600 मीटर पूर्व में। देखिए हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा जो है की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा ऊंचाइयों को लगभग जो है 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिण भाग में 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसके तो पश्चिमी हिमालय और औसत हिम रेखा जो है कितना है? तो 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिमालय का पर्वत पादिया प्रदेश है, तो यह शिवालिक। हिमालय का पर्वत पादिया प्रदेश क्या है? तो शिवालिक है। यहाँ पर देखेंगे कि हिमालय का पर्वत पादिया प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है और शिवालिक हिमालय के सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। शिवालिक के दक्षिणी भाग दक्षिण में जो है भाबर का मैदान है, जिसे शिवालिक या पर्वत पादिया प्रदेश कहा जाता है। यह माना जाता है शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली जो है घाटियां पाई जाती है, संरचनात्मक घाटी पाई जाती है। अगला जो देखेंगे क्वेश्चन, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण होता है, तो ये होता है सिनोजोइक में। देखिए शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 2.58 से लेकर जो है 5.2 मिलियन वर्ष पूर्व पेलियोसीन युग मतलब कि सिनोजोइक महाकल्प में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो ये है सिनोजोइक महाकल्प में। अभी ऊपर आपने पढ़ा इसके बारे में। छोटा नागपुर पठार है, तो एक अग्र गंभीर है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है और मध्य पश्चिमी भाग जो है भाग पर पाटभूमि स्थित है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में जो है सोपान मिलते हैं और पठार में ढाल संक्रापों के रूप में पाए जाते हैं। ये इसीलिए जो है अतः यह एक जो है अगर गंभीर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में
भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है मनन करना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 1, 2, 3 के देखेंगे तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय जो है पठार, दक्कन पठार का विस्तारित भाग है और कश्मीर जो है घाटी की रचना एक समभिनति में हुआ है और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है। और चौथा है कि हिमालय की उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के मध्य जो है प्लेटों के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप होता है। देखेंगे कथन इसमें कौन सा सही है। तो देखेंगे इसमें कथन जो सही है सिर्फ एक सही है, उसमें एक में आपको क्या मिलता है, तो एक मिलता है 1, 2, 3। चौथा गलत कथन है। इसमें एक जो सही है वो है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय दक्कन पठार जो है मेघालय पठार और दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। और दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में होती है। और तीसरा है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए तो 1, 2, 3 हो जाएगा। यहाँ पर वही पूरा जो है पूरा का पूरा भाग है कि मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का बाहरी भाग है और यह पठार जो है घर्षण के कारण जो है भारतीय प्रायद्वीप के मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अतः जो है यह एक कथन सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिनति में हुई है और स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय दीर्घ भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उन उच्च वलनों में सक्षम अग्रगत पैदा हो गया और यह अग्रगत जो है एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगत धीरे धीरे बढ़ता रहा और बाद में इसी में विशाल मैदान का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से ये सही है। और 4 क्यों गलत है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मेघालय का अंश नहीं है, वो है भुवन पहाड़ियाँ। देखिए भुवन पहाड़ियाँ असम के बराक घाटी से स्थित है। इसमें हिमालय का गारो जयंती मेघालय का जो है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मेघालय का, इसलिए याद रखना है पूर्वोत्तर का हिमालय का अंश है। अगला है कि इनमें नाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, तो यह है टाइटेनियम का। टाइटेनियम मतलब कि याद रखना है यहाँ पर कि इल्मेनाइट FeO, TiO2 और रूटाइल TiO2 टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज होते हैं। और यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट, गुजरात से लेकर दीघा घाट, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र तक फैला हुआ है। भारत तट की रेखा कितना है, तो यहाँ पर 7500 कहेंगे तो 7516.6 किलोमीटर होता है। यहाँ पर आंसर है नहीं, ठीक है। और भूमि का देखेंगे तो मुख्य भूमि के कुल तट की रेखा जो है 2094 किलोमीटर है। और भारत के संपूर्ण तट को देखेंगे तो द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए कुल तट देखेंगे तो यह है 5422.6 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासागर ये महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट डैश कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सह्याद्री। जो पश्चिमी घाट होता है वह सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 1200 मीटर से लेकर 1200 मीटर है। और केरल में इसे सही पर्वतम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचा में अवस्थित है वह कौन सा होता है, तो यहाँ पर उत्तर 1 से अधिक है, नहीं है। देखेंगे कि यहाँ पर नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 मीटर फीट है, यानी कि 4404 मीटर है। और जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,051 फीट है, यानी कि मीटर में 3978 मीटर है। और खेबर दर्रा की ऊंचाई जो है 3110 मीटर है। भारत में जो है सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगची दीवान जो कि 5890 मीटर की ऊंचाई पर है, इसमें जो है विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत होता है, तो यह होता है बनिहाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा। ये देखेंगे जवाहर सुरंग जो है या बनिहाल सुरंग एक सड़क सुरंग है जिसका निर्माण जम्मू और कश्मीर के निचले हिमालय के पीर पंजाब श्रेणी के बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है और इसे 1956 में यातायात के लिए खोला गया था। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है, तो यह है बनिहाल दर्रा के नजदीक है। अभी तो आपने इसके बारे में पढ़ा। अगला लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो यह दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर के द्वीपों का समूह, यहाँ पर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यह जो है कुल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर का है। और लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप जो प्रवाल उत्पत्ति के हैं। और लक्षद्वीप के में जो द्वीपों की संख्या 36 है, जबकि इनमें से 10 जो है केवल आबाद है, यहाँ पर लोग रहते हैं। और
लक्षद्वीप के सबसे ऊपरी द्वीप को जो है चेट लप और सबसे दक्षिण द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। और मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी जो कवारती द्वीप पर अवस्थित है। अगला देखेंगे लक्षद्वीपों का समूह लक्षद्वीप कहाँ पर, तो प्रवाल उत्पत्ति का कारण होता है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं, 36 द्वीप होते हैं। विदर्भ का प्रादेशिक नाम जो भारत में है वह कौन सा होता है, महाराष्ट्र का अंग होता है। विदर्भ क्या, महाराष्ट्र। अभी क्या हो रहा है कि उसको अलग करने की बात जो है लोग वहाँ की कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य जो है सर्वाधिक क्षेत्रों में बने के अंतर्गत आता है, तो वह अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर याद रखना है 17 ये जो है अब 19 के अनुसार आप चलेंगे ना, सॉरी 21 के अनुसार, 2021 के अनुसार जो है यहाँ पर देखेंगे तो भौगोलिक में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश जो है 77,493 वर्ग किलोमीटर यानी कि 25.14% है। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है 66,431 वर्ग किलोमीटर 79.33% में। और छत्तीसगढ़ जो है क्योंकि जगह छोटे है और ज़्यादा है और प्रतिशत में ज़्यादा। अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ जो है 55,717 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर है 41.2721% है। ओडिशा जो है 52,156 वर्ग किलोमीटर है 33.50% है। और महाराष्ट्र जो है 50,798 वर्ग किलोमीटर है 16.51% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से पहाड़ी का पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से मिलता है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी क्या है, नीलगिरी पहाड़ी मिलता है। पूर्व से पश्चिम का पहाड़ जो मिलता है वो नीलगिरी पहाड़ी ही होता है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है दोधा बेटा 2637 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर्वतों श्रेणियों में कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता हुआ विंध्याचल की श्रेणी होती है। विंध्याचल की श्रेणी जो है दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर में जो है पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। और यह पर्वत जो है श्रेणी के गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में नदियों में से कौन सा पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है, तो इसमें जो आपको गलत दिया हुआ है, ई उत्तर हो जाएगा, नहीं होती है। देखिए गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियां जो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। एक से अधिक इसमें उत्तर है तो कृष्णा और गोदावरी, एक से अधिक उसमें उत्तर होते हैं तो ई नंबर उत्तर हो जाएगा। ये दोनों नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जबकि नर्मदा और गंगावली नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और गंगावली नदी पश्चिम घाटी में धारवाल क्षेत्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भीमा नदी में निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है, तो यह कृष्णा नदी की उपनदी है। कृष्णा नदी के सहायक नदी देखेंगे तो कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा मूसी नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है, तो इसमें उत्तर देखेंगे तो सिर्फ 1 और 3 है। प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है और इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे काली मिट्टी के निम्नलिखित में से किस शब्द से रेगुर के नाम से इसको जानते हैं, काली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी को रेगुर या रेगुर के नाम से जानते हैं। कपास की खेती के लिए अत्यधिक ये उपयुक्त होता है। इसमें चूना, लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका जो है रकबा ज़्यादा था, तो यहाँ पर रकबा किसका ज़्यादा था, तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर तो चावल का रकबा ज़्यादा था, चावल का इसे भी ज़्यादा रहता है। देखें 2021-22 में किसका सबसे ज़्यादा है, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब जो है इसमें आता है। सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन में चीन के बाद जो है भारत आता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा वयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, तो राजस्थान तांबा के लिए सबसे अधिक इसमें भंडार आपको याद रखना है। इसके बाद जो है झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। और इसके भंडार में देखें लगभग 92.10% जो है इन्हीं तीनों के राज्यों में आते हैं। तांबा के लिए आपको याद रखना महत्वपूर्ण अलोह धातु है और भारत में तांबे का उत्पादन आत्मनिर्भर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में किसमें सम्मिलित होता है, तो मध्य गंगा के मैदान में यह सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है उद्योग का केंद्र है, यह है भीलवाड़ा जो है उद्योग का केंद्र होता है। अगला राजस्थान में यह एक शहर है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र है, तो जो है वनाच्छादित है, तो इसमें देखेंगे तो सबसे कम है आपको उत्तर में चंडीगढ़ जो है सबसे कम है। याद रखना भारत का जो भारतीय वन रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार जो है सबसे कम वनावरण जो है चंडीगढ़ 22.88 किलोमीटर है और पुदुचेरी का कितना है, तो 53.30 किलोमीटर स्क्वायर में। दादरा नगर हवेली और जो है दमन और द्वीप जो है उसमें जो है 227.75 किलोमीटर स्क्वायर और लक्षद्वीप का 27.1 किलोमीटर जो है स्क्वायर 27.10 किलोमीटर स्क्वायर वनावरण चंडीगढ़ से ज़्यादा है। अगला है सोमेश्वर श्रेणी पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग होता है, तो यह है शिवालिक श्रेणी का। इसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि शिवालिक श्रेणी जो है
सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणियों का वाह्य उप हिमालय का एक भाग होता है और ध्यान है कि हिमालय को निर्माण में आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर भागों में इसको बांटा गया है। देखेंगे तो तिब्बत ऊपर से चलेंगे तो तिब्बत का जो है क्षेत्र वो ट्रांस हिमालय है, उसके बाद जो है महान हिमालय, बृहत हिमालय है जिसको, और उसके बाद जो है मध्य हिमालय, लघु हिमालय, और जो है अंतिम जो बाह्य हिमालय उप हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसको शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है, तो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट के पर्वत हिमालय में भारत के सबसे जो है लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी जो है किलोमीटर में देखेंगे तो 1500 किलोमीटर की दूरी है। सह्याद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी का असलीकृत घाट भी है ये। और जहाँ जो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर अनायमुडी अन्नामलाई पर्वत है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम मतलब कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां हैं जो कन्याकुमारी के नजदीक है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन होते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है कि राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। राजस्थान जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसके मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र जो है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां कौन है, तो यह बिहार है। अगला देखेंगे, यहाँ पर याद रखना है कि 13वां हो गया, ये क्या हो गया, अब 13वां। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है तेलंगाना हुआ है तो वो तेलंगाना 12वां हो गया, बिहार का स्थान 13वां हो गया है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो बिहार का स्थान 12वां हो गया, और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो है यहाँ पर 12वां हो गया था। अगला देखेंगे ऐसे 13वां भी है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण भारत में पाया जाता है द्रविड़ियम। देखें यहाँ पर तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु जो है तुलु प्रमुख है, ये द्रविड़ जाति के हैं। जो है ये दक्षिण पूर्वी भारत में ये पूरा भरा पड़ा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो यह हरियाणा में। यहाँ पर जनजातीय समुदाय की पहचान 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में यह पर जो है पहचान नहीं की गई है। भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। भील जो है जनजाति गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजाति और राज्य के कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो यह है कि टोडा और केरल। भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा जो है तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भील गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाया जाता है। कोटा जो है तमिलनाडु, कर्नाटक में, और टोडा जो है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और यहाँ पर टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि पाई जाती है उनमें क्या होता है, तो 75 किलोमीटर से कम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि देखिए शुष्क एवं अर्धशुष्क जहाँ भाग जो है, जहाँ पर औसत वार्षिक 75 सेंटीमीटर से अधिक कम होती है वहाँ पर की जाने वाली खेती जो है शुष्क भूमि कृषि भूमि कहलाती है। और भारत में प्रायद्वीपीय पठार के व एष्टी छाया प्रदेश में शुष्क भूमि की जाती है। अगला क्वेश्चन की थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा होता है, तो हरिके बराज होता है, हरिके बराज। देखिए इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बराज पंजाब से निकली तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर समाप्त हो जाती है। यह नहर जो राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर जिलों को होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन नहीं उगते हैं, तो ये पूर्वी घाटी में, अंडमान और उत्तरी पूर्वी और जो है अंडमान द्वीप में ये उगते हैं। देखिएगा यहाँ पर आदर उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वनों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों तथा अंडमान के निकोबार द्वीप समूह पर पूरा है, परंतु इसका जो है विकास पूर्वी घाट पर नहीं होता है। और इन वनों का शुद्ध प्राथमिक जो है उत्पादकता की भी सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं, तो यह है गोदावरी की। देखिए गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र में गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती और सबरी है, जिसके पानी में जो देखें तो किनारे की सहायक नदियां हैं, और इसके जो है सहायक नदियों में प्रबल, बंजरा और पर्ण, हिता और पूर्णा शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है, तो यह है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय ITECD। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वायुमंडलीय विशेष में ग्रीष्म जो मानसून है प्रदर्शित करता है, तो वह उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम होता है, देख सकते हैं। इसके कारण जो है बारिश रुकी हुई है। अगला है कि यहाँ पर जो है वो है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ का खिसकना और तिब्बती चाप उच्च और ला नीना। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर
अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? तो यह मेतेई कहा जाता है। बहुत ही मेतेई और कुकी में अभी लड़ाई कुकी जनजाति में अभी लड़ाई जानते हैं कि बहुत ही चरम पर है। देखिए, मणिपुर की मध्य घाटी में संक्रियित गैर अनुसूचित जातियों लोगों को मेतेई कहा जाता है। इनके राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग चल रही है। और कुकी एक जातीय समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम, असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले जनजातियां शामिल है। इसी के बीच जो है अभी क्या हो रहा है, पूरा जो है लड़ाई हो रहा है और यह जो है भयानक रूप ले लिया। उसके बाद जो है जानते हैं कि क्या क्या अभी घटनाएं घटी है। ये क्वेश्चन जो है आपको मणिपुर से बीपीएससी में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर जो है गंगा बनती है? तो ये बनता है देवप्रयाग में। याद रखना है कि देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो है अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थित होता है और इसी संगम स्थल के बाद जो है इसी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में यंगलुंग जंगबू नदी किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत में यंगलून जंगबू नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह नदी जो है तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, गंडक और बागमती, घाघरा। यहाँ पर देखिए, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ होती हैं। इसमें जो है ओडिशा के राज्य प्रमुख नदी है। महानदी के अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसो और ईब और मांडो आदि हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो वो गिरता है आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी और महानदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? तो देखेंगे तो यहाँ पर उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर। तो यहाँ पर उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी जो है दाहिने तट पर मिलती है और सोन नदी दक्षिण भाग में गंगा के तट पर मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी, पहली यमुना, पहला क्या है, यमुना है, सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। और दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। और दक्षिणी कोयल नदी जो है उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो ओडिशा के राउरकेला के पास जो है वेद व्यास में शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी में जाकर प्रवाहित होती है। बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है जो कि झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। और दामोदर नदी हुगली से मिलती है। और इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी में मिलने वाले उपनदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोन नदी और गंगा नदी के संगम के किस जिले में स्थित है? तो यह है आपको पटना। सोन और गंगा के संगम में कौन स्थित है? तो पटना स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो वो उत्तरकाशी, फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ये सारे के सारे हैं। देखिए, गंगा नदी के प्रधान शाखा भागीरथी है जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के गोत्री हिमालय से निकलती है। और देवप्रयाग में भागीरथी वो अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण हो जाता है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से है। यहाँ पर फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है घाटी कोयले के भंडारों से भिन्न है? तो यहाँ पर आपको एक से अधिक महानदी और दामोदर नदी घाटी। तो देखेंगे यहाँ पर कि देश के लगभग जो है 90% से अधिक कोयला भंडार का उत्पादन कोडरमाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। कोडरमाना तंत्र जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र है। दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र और गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र और जो है राजमहल कोयला क्षेत्र आदि हैं। भारत में जो है चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें उत्तर एक कोई भी इसमें जो है उपयुक्त में से नहीं, एक से अधिक इसमें सही है। उत्तर प्रदेश जो है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, यह जो है यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। इससे पहले जो था कौन था? तो इससे पहले था आपको यूपी, ठीक है, इससे पहले यूपी था। अभी देखिए, थाईलैंड के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनता है अपना भारत, ठीक है, 5 अक्टूबर 2022 के अनुसार। और महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा जो है चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान अभी ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व जो है मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? तो ये मैग्रो शावर्स के नाम से इसको जाना जाता है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा होती है जिसे मैग्रो शावर और आम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो यह दीर्घ तरंगों के असलिया विकिरण के द्वारा जो है यह गर्म होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो सबसे सूखा स्थान है? तो यह लेह है। लेह क्या है? भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर वर्षा कम होती है।
अगला है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसके जलवायु भिन्नता का कारण क्या होता है? उनकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। अमृतसर देखिए 31 डिग्री 38 मिनट से लेकर 31 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ है, और शिमला जो है 31 डिग्री 45 मिनट से लेकर 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ पर स्थित है। और परंतु जलवायु में भिन्नता का कारण जो है ऊंचाई की भिन्नता का होना होता है। अमृतसर की जो है समुद्र तल से ऊंचाई 233 मीटर है, जबकि शिमला की ऊंचाई समुद्र तल से 3000 से 6000 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान क्या होता है? गिरता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको आंध्र प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। तो देखिए यह जो है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और जो है महाराष्ट्र में यह दंडकारण्य मध्यवर्गीय भाग जो है फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भरमौर जनजातियाँ क्षेत्र जो है किस प्रांत में होती हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजातियाँ। अगला यहाँ पर भरमौर जनजातियों हिमाचल प्रदेश संबंधित जनजातीय परियोजना के भरमौर मुख्यालय शिमला में है। क्या? भरमौर का मुख्यालय शिमला में। अगला है कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे में बसा हुआ है? तो लीदर नदी के किनारे बसा हुआ है। यह रखना है, यहाँ पर कश्मीर जो है पहलगाम लीदर नदी के किनारे, लीदर झेलम नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो यह है हल्लीकार, थारपाकर है, राठी है, मेवाती है। ये सब जो है राजस्थान के क्षेत्र के हैं। हल्लीपग जो है कर्नाटक की मवेशी नस्ल है, और थारपाकर, राठी और मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें होती हैं। मेवाती नस्ल जो है मेवात क्षेत्र में संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र दक्षिण दिल्ली, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के कुछ भाग यहाँ पर शामिल है। वर्तमान में मेवात हरियाणा में स्थित है। अगला देखिए, मेवात हरियाणा में है। अगला है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक? तो यह राजस्थान है। क्या? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है तो मध्य प्रदेश है। देखिए यहाँ पर इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार जो है सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश से है, और जो है जालखंड बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान में है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी विद्युत विकास योजना से संबंधित यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र में है। देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। यह जो है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में JNPT 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करती है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, नेहावा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल, और जो है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नेहावा सेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल, और नव कमीशन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। याद रखना 75% ये प्राप्त होते हैं। अगला, राजस्थान में बहुत गर्म वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हवाएं किसी प्रकार से बाधाओं का पार नहीं करती है, जिसके कारण जो है ठंडा होने के लिए अधिकांश ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। इसी के कारण जो है यहाँ पर वर्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर सीधी रूप से यहाँ का मानसून जो है निकल जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों को लिए किया जाता है? तो ये लेटेराइट होता है। यहाँ पर लेटेराइट मृदा का आमतौर पर ईंटों निर्माण के लिए किया जाता है। इसकी मिट्टी लोहा, एल्युमिनियम और चूने की मात्रा जो है इस मिट्टी में पाई जाती है भरपूर मात्रा से। दुमटी जो लोम मिट्टी में कौन सा जो है कण मिलता है? तो ये मिलता है सभी प्रकार के चिकना कण, बालू कण और पासु कण। यहाँ पे के अनुसार जो दोमट मिट्टी जो होता है वो 23 से 52% बालू के कण, 7 से 17 मृतिका के कण और 28 से 50 जो है कण घात के कण पाए जाते हैं। विकल्प यहाँ पे सही है। और यूनाइटेड स्टेट्स से बॉटनिक गार्डन के अनुसार दोमट मिट्टी बालू की मात्रा 40% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो ये चिकनी मिट्टी से मिलता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी 50% से कम घात 50% तक जो है मृतिका व बालू की कुल मात्रा पाई जाती है। इसमें से वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति की हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नहर प्रणालियों में किस से बिहार के क्षेत्र सिंचाई होती है? तो यह त्रिवेणी नहर से होता है। त्रिवेणी नहर जो है यह गंडक नदी पर बाएं तट पर निकाली गई है और पश्चिमी चंपारण में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का घटक क्या होता है? तो यहाँ पर हरित क्रांति जो है वो सभी है उच्च जो है उत्पादन देने वाली किस्म का बीज, सिंचाई और
और ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों का विपणन, ये सभी के सभी हो जाएंगे। भारत में 1965 में उच्च उत्पादन करने के लिए जो है उर्वरक, बीज, सिंचाई का जो है प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये सारे जो है किए गए थे। और आपको याद होना चाहिए कि हरित क्रांति के नाम से ये जाना गया। 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है और ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का रास्ता है? तो यहाँ पर कीट कौशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। यहाँ पर याद रखना है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 60 से 70% जो है बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक, पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादक विकास और प्रयोग में वृद्धि, ये सब जो है हरित क्रांति के सूत्रपात होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रोशीय क्रांति का संबंध किससे होता है? तो श्वेत क्रांति से, और हरित क्रांति से, नीली क्रांति से। इंद्रधनुष्य 2000 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई और इस नई नीति के तहत जो है इंद्रधनुष्य क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति। अगला काली क्रांति से संबंधित क्या होता है? कच्चा तेल का उत्पादन होता है। देखिए कच्चा तेल, काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल के उत्पादन से होता है। या अन्य प्रमुख क्रांतियों के जो है नाम आपको गुलाबी क्रांति प्याज के लिए होता है, नीली क्रांति मत्स्य के लिए, हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए, लाल क्रांति मांस और टमाटर के लिए, पीली क्रांति तिलहन के लिए। भारत का जो है अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश होता है। उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंजाब, हरियाणा उसके बाद आता है। आर्थिक क्षेत्र में देखें 2021-22 के आंकड़ों में आप देखें तो उत्तर प्रदेश पहला पर, मध्य प्रदेश दूसरा और पंजाब तीसरा पर। सबसे ज्यादा गेहूं का पैदा कहां पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में। किन अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा होते हैं? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में। बिहार और भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? देखिए 2021-22 के अनुसार जो है आप देखें तो यहाँ पर याद रखना है उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब आता है। ठीक है, इस प्रकार से 8 राज्य याद रखने 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। याद रखना है ये अनुसार जो है 2021-22 के अनुसार चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। उत्पादक रूप से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर करता है। कौन करता है? जम्मू कश्मीर। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये केंद्र शासित है। 31 तारीख को ये बनता है, यहाँ पर याद रखना है 19 में, 31 अक्टूबर 2019 को। अगला है कि निम्न में से किस नकदी फसल कौन सी नहीं है? ज्वार है, जूट, मूंगफली, गन्ना क्या नकदी फसल है? देखिए खाद्यान्न फसलें जो होते हैं, खाद्य पदार्थ फसल होता है, जो नकदी फसल होता है तो आपको देता है। देखिए खाद्यान्न फसलें, खाद्य फसल, यहाँ पर चावल, गेहूं, मक्का, मोटी अनाज, दलहन। देखेंगे गैर खाद्यान्न फसलें नकदी फसल, इसमें तिलहन, मूंगफली, रेडफिश, सरसों और रेशेदार कपास, जूट, मोटा जो है मेस्ता होता है। चौथा में बागानी फसलें जो होती हैं चाय, कॉफी, रबर होता है और अन्य फसलें तंबाकू, गन्ना और आलू होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न होते हैं? तो मध्य प्रदेश और ओडिशा होता है। 2021 के अनुसार जो है हेमेटाइट प्रमुख रूप से भंडारण ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में होता है। मैग्नेटाइट का प्रमुख भंडारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में लौह अयस्कों की बेलाडीला किसका जो है खनन होता है? तो ये हेमेटाइट का, बेलाडीला में हेमाटाइट। बेलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यहाँ जो हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है और इसके मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा आदि राज्यों में होती है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं तो यह झरिया में है। कहाँ पर है? झरिया। याद रखना, झरिया कोयला क्षेत्र के झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडारण यहीं पर स्थित है। जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए और लोहरदगा बॉक्साइड उत्पादन के लिए और रांची भारी मशीनों के लिए निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो यह होता है झारखंड में। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड में झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में होता है, ये याद रखना है। अगला झारखंड के झरिया में मुख्यतः पाया जाता है तो यह कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कोयला उद्योग के निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है। तो यहाँ पर निम्न चारों के चारों यहाँ पर सही हो जाएंगे। निम्न कोटि के कोयला संचलन में बाधा होता है। धुलाई संस्थानों की उपयोगिता में क्षमता में कमी होती है। कोकिंग कोयला में आयात में बढ़ती निर्भरता और कोल कार्य संचालन में की कीमतें जो है यहाँ पर याद रखना है। अगला देखेंगे यहाँ पर चारों के चारों हो जाएंगे। अगला है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडारण कौन होता है? तो डिगबोई असम जी, ठीक है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार, ब्रह्मपुत्र घाटी की सबसे जो पुरानी तेल घाटी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जो है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब होता है? तो यह 1970 से 1980 के बीच में
होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में प्रति ऊर्जा की खपत 1994 में थी तो ये 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। यहाँ पर याद रखना है 2021-22 में कितना, तो 24,453 मेगा जूल अभी हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत के सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो कर्नाटक। यहाँ पर जो दिया गया है वो कर्नाटक है। 21 मई 2023 की स्थिति के अनुसार देखें तो कौन स्थान आता है, तो ये राजस्थान शीर्ष पर आता है। राजस्थान सबसे ज्यादा जो है सौर ऊर्जा के लिए याद रखना है 17,175.65 मेगावाट। गुजरात उसके बाद, कर्नाटक उस तीसरा स्थान पर, उसके बाद तमिलनाडु। अगला है कि भारत में जो है राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय योग्यता के निम्नलिखित विचार करना है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चारों के चारों हैं। कृषि में एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय होता है, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है। तीसरा है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी होती है। चौथा है राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बस इतना ही इसमें है। अगला टिस्को संयंत्र के नजदीक स्थित है, तो ये टाटानगर। ठीक है, टाटानगर 1907 में यह इसकी स्थापना की जाती है। यह याद रखना है, टिस्को के नाम से भी इसको आप जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का डालमिया नगर किस लिए, तो ये जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट के लिए प्रसिद्ध डालमिया। यह इसके अतिरिक्त जो है चीनी, कागज, केमिकल आदि के लिए भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर निम्नलिखित स्थानों का तांबा उद्योग स्थापित है, तो यह है खेतड़ी में। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में है और यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और तांबे की खदानें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन जो है कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र टीटागढ़ कागज उद्योग और रांची इंजीनियरिंग उद्योग से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध होता है, तो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध होता है। 2021 के अनुसार जब आप देखेंगे तो अयस्क का भंडार जो राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य है। सौरभिन्न चतुर्भुज क्या होता है, तो यह होता है आपको राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना आप जो है एनसीईआरटी में भी पढ़े हैं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इसमें आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अन्नामलाब इलायची का पहाड़ी जो है पालनी पहाड़ी कहाँ पर मिलती है, तो यह अनायमुडी में। अनायमुडी भारत के पश्चिमी घाट में एक पर्वतमाला है। यहाँ पर केरल के एर्नाकुलम जिला में इकोटी जिला में स्थित होता है और यहाँ पर अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी है। अगला है कि भारत में शक्तिशाली एलिनीनो का कारण क्या होता है, तो अतिवर्षा का कारण होता है। याद रखना है एलिनीनो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी के जमाव के कारण होता है। गर्म पानी की सतह के से गर्म होने के परिणाम स्वरूप नम हवा से ऊपर उठने के पर जो तूफान बन सकते हैं, जिसके कारण जो है अतिवर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि बृहद हिमालय जो है अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर कौन होता है, तो नामचा बरवा होता है। नामचा बरवा पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वत का एक पर्वत है और जो है यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर में स्थित है और यह जो है 28वां विश्व का 28वां सबसे बड़ा पर्वत है। सुंदरबन क्षेत्र कहाँ तो है, यह सघन मैंग्रोव वन। सुंदरबन भारत का सबसे भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मोहने पर स्थित कई द्वीपों समूह में सुंदरबन डेल्टा बनता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इस क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। केंगा क्या है, तो केंगा याद रखना है कि केंगा जो है मंगलोर के निकट एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। केंगा याद रखना है। यहाँ पर केंगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले में केंगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित है। नाभिकीय संयंत्र है, 2000 में कार्यरत हुआ और इसका जो नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो होता है भारतीय नाभिकीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो ये गेहूं में होती है। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा गेहूं की वृद्धि होती है। 1966 से 67 में ये याद रखना है सबसे ज्यादा। और हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि के प्रतिशत घटते क्रम में आपको बताना है, तो ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पंजाब है। यहाँ पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश और के पश्चात राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित होता है क्योंकि यह जो है प्रमुख संबंध होता है, तो यह होता है सस्ता श्रम का। सस्ता श्रम के कारण जो है यहाँ पर काम ज्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का जो है 40% सड़क परिवहन होता है, तो यह तो राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा होता है। याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पर देखिएगा कि 40% तो राष्ट्रीय जो है राजमार्ग के द्वारा होता है। वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार देखें, 22-23 के अनुसार, तो इसकी लंबाई जो है टोटल 1,44,955 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो ये करता है पूर्वी पीर पंजाल। देखिए 9.02 किलोमीटर की लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल से लेह जो है श्रृंखला
पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और अटल टनल रणनीतिक जो है रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौर और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सड़क केवल जो है लाहौर प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा और कनेक्टिविटी प्रदान करेगी तथा इसका जो है निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले जन प्रकाश सूर्य डायरेक्टर जनरल बोर्ड रोड्स ने इस टनल की शुरुआत की थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक जो है अधिकतम दूरी तय करती है, तो ये करता है त्रिवेंद्रम सेंट्रल 12,431 किलोमीटर। याद रखना है कि अधिकतम दूरी जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको है कि त्रिवेंद्रम राजधानी ये ट्रेन बस का नंबर क्या है, ट्रेन का नंबर ये है, ठीक है 12,431। अधिकतम दूरी जो है 3149 किलोमीटर तय करती है। वर्तमान जो है सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जबकि वर्तमान में भारत में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है। अभी जो है हो गया विवेक। ट्रेन संख्या देखेंगे 15,905 है, 906 है और इसकी कुल दूरी जो तय करता है सबसे ज़्यादा 4189 किलोमीटर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये दूरी तय करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब करता है तो 1986 ईस्वी को, 1 अगस्त 1986। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम दूरभाष प्रादुर्भाव किस वर्ष, तो ये 1951 ईस्वी को चालू होता है। 1951 ईस्वी। देखिए भारत में 1950 में सर्वप्रथम टेलीग्राम सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू होता है और प्रथम टेलीग्राम लाइन जो 1951 से 81 ईस्वी में इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, अहमदाबाद, कराची तत्कालीन भारत में जो है टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करता है। 28 जनवरी 1882 ईस्वी की टेलीफोन सेवा जो है औपचारिक स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए ऐसे ये और गलत है। अगला है कि पांट अचल जो है अवस्थित कहाँ पर है, झारखंड में। यह जो है पांट अचल झारखंड में है। सबसे ऊंचा पठार, ये ऊंचे पठार होते हैं छोटा नागपुर के अधिकांश भाग झारखंड के राज्य के अंतर्गत ये आते हैं। अगला है कि झुमरी तलैया रेडियो या गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में अवस्थित है, तो ये झारखंड में ही अवस्थित है, कोडरमा जिले में अवस्थित है, अविभाजित बिहार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम कौन होता है, तो यहाँ पर तीन मध्य प्रदेश, 4 है उत्तर प्रदेश और उसके बाद देखें तो 1 है आंध्र प्रदेश, उसके बाद 2 है बिहार। अभी जो है ये 1995 का है, लेकिन अभी तत्काल में देखेंगे तो कौन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। मध्य प्रदेश पहले स्थान 3,82,152 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 2,40,988 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 1,60,205 किलोमीटर और बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किन जिलों में कौन से जिला सबसे बड़ा होता है, तो ये कच्छ होता है। देखिए सबसे यहाँ पर भौगोलिक रूप से अभी जो है अभी के अनुसार वेबसाइट में देखेंगे तो अभी आपको क्या मिलता है, तो अभी के अनुसार जो है लेह जो होता है वो 45,100 वर्ग किलोमीटर, कच्छ 2 जो है वो है 45,674 किलोमीटर। कच्छ कितना, तो गुजरात में है 45,674, ठीक है अभी के हिसाब से। और जैसलमेर राजस्थान 38,401 और बाड़मेर राजस्थान जो है यह 28,387 किलोमीटर है, ठीक है याद रखना है कच्छ सबसे ज़्यादा। अगला है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो 7। याद रखना है कि यहाँ पर टोटल 7 से घिरे हुए हैं। देखेंगे तो किस प्रकार से, तो पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये जो है इससे घिरा हुआ कौन है, तो यहाँ पर असम घिरा हुआ है, ठीक है असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके अतिरिक्त जो है 2 देशों से भूटान और बांग्लादेश से भी सीमा लगाता है आपको असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गद्दी लोग निवासी होते हैं तो हिमाचल प्रदेश के, ये हमने पहले भी पढ़े थे कि गद्दी जो होता है हिमाचल प्रदेश का और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के निवासी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि बोडो निवासी होते हैं तो गारो पहाड़ियों के, बोडो कहाँ के, गारो पहाड़ियों के नीचे आती है एवं बहुभाषी समुदाय जो भारत के उत्तर पूर्वी गारो पहाड़ियों में तथा असम के बोडोलैंड में पाई जाती है। गारो जनजातियाँ जानते हैं मेघालय में, गारो जनजाति मेघालय में अवस्थित है और असम और मिजोरम तीनों राज्यों में भी पाई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अतिरिक्त जो है जनजाति नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। याद रखना है गंगा की जलोढ़, अगला क्वेश्चन, गंगा की जलोढ़ मृदा में गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना, तो 6,000 मीटर है।
देखिएगा अगला क्वेश्चन कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना, तो 6000 मीटर तक होती है। ये याद रखना है। यहाँ पर ओल्ड हम के अनुसार जो है गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक, गैलेनी के अनुसार 2000 मीटर है। अगला देखेंगे भारत की सबसे बड़ी जो है बाह नदी कौन होती है, गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी, गोदावरी की जो है 1465 और नर्मदा 1312 किलोमीटर और महानदी 511 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार जो है 30,15,645 कानपुर की जनसंख्या और 25,14,590 पटना। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है, तो सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु सभी के सभी जो है तिब्बत के ही है। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो है आंसी हिमनद से निकलता है। सतलज जो है मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलता है और सिंधु जो है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। अगला क्वेश्चन है मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। देखिए ये सहायक नदी है और यहाँ पर याद रखना है कि इसकी सहायक नदी जलधाका, तीस्ता, कामेंग, सुमनगिरी, धनसिरी, बूढ़ी, दिहांग, दिवांग, कोपिली, ये सारे हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यागलुंग तसांगपो के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बंगाल में जमुना, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर जो है प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर जो हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना यहाँ पर करने के लिए कहता है। देखेंगे आकाशीय अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा, सही है ये। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षण करना जो है कारण बनती है। इसमें आपको सही बताना है। तो देखेंगे इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 सही है और तीसरा गलत है। देखिए अधिकांश हिमालयी नदी बारहमासी होती है जो कि हिमालयी ग्लेशियर से जल प्राप्त करती है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है। और हिमालयी नदियाँ की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से अधिक खड़ा होती है। हिमालयी नदियाँ युवा नदी का उदाहरण है और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना के जो है अधिक क्षरण का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश दोनों से होकर बहती है, तो ये नर्मदा है और सोन भी ताप्ती होता है, नर्मदा और ताप्ती। अगला देखेंगे ये देखिए नर्मदा जो है बिंद एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों सही हो जाएगा। पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो है आपको ताप्ती और नर्मदा और साबरमती भी है। राप्ती, घाघरा और इसकी सहायक नदी होती है जो उत्तर पश्चिम के दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। यह अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी जो है कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर यह गुजरती है। कर्नाटक के कोडांगू जिलों में ब्रह्मगिरी श्रेणी से तल कावेरी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबी 87,900 वर्ग किलोमीटर अववाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसका अववाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी से विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है जहां यह श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से, तो सोन और नर्मदा नदियाँ जो है उद्गम कहाँ पर है, तो अमरकंटक में, जबकि महानदी जो है धमतरी के सिहावन पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का निकलना होता है, 592 किलोमीटर लंबाई। निम्नलिखित में से भूमि बंधित नदी कौन सा है, तो लूनी है भूमि बंधित नदी। लेकिन लूनी नदी जो है अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है और 495 किलोमीटर प्रवाहित होकर पश्चात जो है कच्छ के रण में दलदली के क्षेत्र में ये जाकर विलुप्त हो जाती है और संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है और शेष नदी जो है समुद्र में मिलने वाली नदियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसका होता है, तो कोसी का होता है। कोसी जो है अपने भयंकर बाढ़ों एवं बार बार मार्ग प्रदर्शन के रूप से जो है विशेष रूप से जानी जाती है और बिहार के शोक से यह जो है विख्यात है। बिहार के शोक की नदी के रूप में कोसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है, तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। छोटा नागपुर के पठार से जो है दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा जो है
नदियाँ निकलती है। सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, दक्कन ट्रेप पठार का गठन किस काल में होता है? तो यह क्रिटेशियन के काल में होता है। 86 मिलियन पूर्व जो है इसके काल हैं। क्रिटेशियन काल के अंत में होता है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के में पाए जाने वाले बने चुनिए यहाँ पर तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। देखिए, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो यहाँ पर एक से अधिक उत्तर ये देखने को मिलता है। देख सकते हैं कि 2021 के अनुसार जो है आप देखेंगे तो तुलना कर सकते हैं कि मिजोरम 84.53 है, वहीं पर 19 में 85.41 है। वर्तमान के संदर्भ में यहाँ पर नागालैंड और मध्य प्रदेश जो है वन विस्तार का 75% से अधिक नहीं है। देखें 73 जो है 0.90 और मेघालय 75 से अधिक हो गया, और जो मध्य प्रदेश 75 नहीं है बल्कि 25.14% मात्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर निम्नलिखित में से विचार करना है और सही का पहचान करना है। ग्रेटर हिमालय जो है ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। जो तीसरा नंबर है वह शिवालिक बाहरी हिमालय है, जो कि उत्पत्ति से नवीनतम है। याद रखना है, ग्रेटर हिमालय पश्चिम के पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय जो उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एक राज्य से निम्न विशेषता क्या है? इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है, और इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है, और खाद्यान्न फसलें जो है कि खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। तो यह कौन सा राज्य है? तो यह गुजरात है। देखिए, गुजरात में आपको याद रखना है उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है, इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है तथा खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों को मुख्य रूप से प्रमुखता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिहार की भूगर्भीय है? तो इतिहास में सबसे नवीनतम है, तो बिहार का मैदान है। क्या सबसे नवीनतम? बिहार का मैदान। और दक्षिण पूर्व में धारवाड़ सेल सबसे प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडारण बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पूर्णिया और पटना में पाया जाता है। पूर्णिया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर का बिहार भंडार जो है बिहार के प्रश्नगत जिलों में पूर्णिया और पटना जिला में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या होता है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। यहाँ पर आप व्याख्यान पढ़ें तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला, जिसकी दिशा जो है 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिणी पूर्व तथा शेष 6 माह जो है ग्रीष्म में और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है। अन्य किसी कारण से इस पर जो है पर्याप्त मतभेद है, और इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहला है तापीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का प्रभाव पड़ता है तापीय संकल्पना में। और नवी संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदावा हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है, और इसकी संकल्पना पहली बार प्रतिपादन प्लोन नामक विद्वान के द्वारा होता है। आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा यहाँ पर याद रखना है केरल कर्नाटक के में जो है अप्रैल महीने में त्रित झंझावत के साथ होने वाली जो है वर्षा को चेरी ब्लासम कहते हैं, जबकि मई के महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि इस महीने से आम के फल पकने लगते हैं। और बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली त्वरित झंझावात के साथ वर्षा को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो वो होता है तमिलनाडु में। लौटते हुए मौसम में जो है अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में 65 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। चेरापूंजी कहाँ पर है? तो मेघालय में है। देखिए, चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है, और मासी नाम जो है सबसे विश्व में सर्वाधिक होने वाले वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। पहले इस मासी नाम से पहले चेरापूंजी था, अभी कौन हो गया? मासी नाम हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर का सही आपको यहाँ पर बताना है, एक दूसरे से प्राकृतिक आपदाएं हैं और प्रदेश है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो भूकंप जो है बाघ जो है हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश तथा बाढ़ जो है हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप जो हो जाएगा वो हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में सूखा हो जाएगा आपको मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में। ये जो है उत्तर आपको होता है 4 का 2। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में, भूकंप हिमालय और गिरिपाद और सूखा मध्य पूर्वी भारत और चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा के तट पर। अगला देखेंगे करेबास मृत्तिका जो जाफरान केसर एक स्थानीय प्रकार है जो के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ? तो ये कश्मीर में हिमालय में पाया जाता है। ये डबल क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। जाफरान जो कि केसर के नाम से जाना जाता है कि खेती कश्मीर घाटी के लिए प्रसिद्ध होता है,
मृदा जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है, यह मुख्यतः जलीय प्रक्रम द्वारा निर्मित मृदा है, परंतु इसके निर्माण में हिमानी एवं बायोट प्रक्रम भी योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है करेवा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है? तो ये केसर के लिए। यहाँ पर उत्तर अभी ने पढ़ा रेगुड़ जो है, रेगुड़। अगला क्वेश्चन रेगुड़ किसका नाम होता है? तो ये काली मिट्टी के नाम से इसको आप रेगुड़ या रेगर के नाम से इसको आप जानते हैं, और यह जो उष्णकटिबंधीय चेनोजम आदि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार 5.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो कि कुल मिट्टी का 16.6% है। यह जो है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बड़े भागों में पाया जाता है। रेगुड़ मृदा सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र में होता है। रेगुड़ मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। रेगुड़ का क्या नाम होता है? तो काली मिट्टी होता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो पेड़ पौधे को लगाइए। वनारोपण करने से क्या होगा? पेड़ पौधे लगाइएगा तो रोका जा सकता है, मृदा संरक्षण रोक सकते हैं। वृक्षारोपण सर्वाधिक करिए, सोपानी अथवा समुच्च रेखीय कृषि करिए, अति चारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाइए, ये सारे कारण हो सकते हैं। अगला है कि गंगा के मैदान को डैश के रूप में भी वर्णित किया जाता है, तो जियोसिंक्लाइन के नाम से इसको जानते हैं। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के एवं या भू अभिनति गर्त के अगर गंभीर रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में होता है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर के नाम से जाना जाता है। जो खादर होगा वो नया होगा, जो बांगर होगा वो पुराना होगा। ठीक है, इसकी स्थिति जो है बाढ़ अगर होगी तो क्या होगा? तो खादर आपको देखने को मिलेगा, बाढ़ नहीं रहता है, बाढ़ से ये पहुंच दूर रहता है, तो ये बांगर होता है। इन मिट्टियों का रंग जो है पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो यह होता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत में विस्तृत है। और जलोढ़ मिट्टी में दो भाग होते हैं, एक नवीन जलोढ़ या खादर के नाम से जानते हैं, जो कि नदियों द्वारा बाढ़ के द्वारा लाया जाता है। हर वर्ष जो है यह होता है नवीन। और प्राचीन जलोढ़ होता है जिसको बांगर कहते हैं। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से क्या होता है? बहुत दूर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह 20.7 है। अभी ये आपको याद रखना है 2003 के हिसाब से था, लेकिन अभी जो है कितना है? तो 24.62% है। और बिहार में जो है 7.84% है। ये 2021 की जो है वन रिपोर्ट के अनुसार से। ठीक है, अगला देखेंगे कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ एवं जंगल से घिरा हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश 2021 के अनुसार जो है ये मध्य प्रदेश के बाद जो है पश्चात उसे छत्तीसगढ़ आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। 2021 के जो है वन रिपोर्ट के अनुसार से आप देखते हैं तो मिजोरम 84.53% वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? तो यह महाराष्ट्र। अभी आपको याद रखना है कि 2023 के अनुसार भारत में राज्यों के वन अभ्यारण्य जो सर्वाधिक रूप से महाराष्ट्र में 49 है, और जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप में यह 97 की स्थान रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में यहाँ पर विचार करना है। देखिए 1, 2, 3 इसमें सही है। और भारत में बाघ परियोजना 1973 में लागू की गई। 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसके विषय वस्तु थी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। अगला है तीसरा है बाघ परियोजना, बाघों के संरक्षण करने का एक कार्यक्रम। तीनों की तीनों क्या है? सही है। 1973 में बाघ परियोजना जो है लाया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। 22 जो है मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और दिसंबर में इस दिवस का थीम था बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑफ लाइफ, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। और वर्ष 2023 में इसका विषय था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन फील्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे समस्त विश्व में तेंदुए का सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? देखिए ये अभी के हिसाब 2018 के अनुसार जो 12,855 है। और यह जो है तेंदुओं में होने वाले अनुमान मतलब कि मध्य में आपको देखने 12,000 से 13,000 के बीच में आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से यहाँ पर मनन करने के लिए कहता है। देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन देखेंगे 1, 4 इसमें सही है, 1, 4 सिर्फ हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो वर्ष 1991 में जनसंख्या वृद्धि 21% और 4 में जो है 91 में जनसंख्या जो है उपभोक्ताओं की कमी के संकेत देते हैं। यहाँ पर देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार 35 बड़े नहरों का प्रतिशत जो है जनसंख्या निवास करती है, बल्कि यहाँ पर विश्व बैंक के आंकड़ों के 1966 के बाद जो है भारत की निर्भरता का अनुपात रहता है, प्रवृत्ति रहती।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था, तो यह था 31। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे नगरीय जो 31.1% तथा ग्रामीण जो है 68.9%। सारण सिंचाई नहर कहाँ, तो ये गंडक से निकलती है। 739 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है गंडक परियोजना, आपको याद रखना है, और इसमें सारण की सिंचाई नहर है। अगला देखेंगे त्रिवेणी नहर किस नदी पर है, तो ये गंडक नदी पर है। भाखड़ा नगर जो है एक प्रयुक्त परियोजना है, तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान का सतलज नदी पर यह बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी की शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है, तो यह कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है कर्नाटक में। ठीक है, और इसमें जो है आपको याद रखना कर्नाटक के कोडागू जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका जो है उद्गम होता है। इसका कर्नाटक क्षेत्र जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में अववाह क्षेत्र है, पुदुचेरी तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन की पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का एकीकरण होता है, तो कृष्णा और गोदावरी का एकीकरण इसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यह जो है आंध्र प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा कार्यान्वित भी है, ये भी याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध तैयार जो है किया गया है, तो यह किया गया महानदी पर ओडिशा में हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैथौन, बेलपराही और एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो बराकर नदी पर मैथौन, बेलपराही और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी, दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी की झील है, तो यहाँ पर चिल्का, बुलर, सांभर, लोकतार। यहाँ पर देखना याद रखना है कि एक से अधिक है। देखिए बुलर जम्मू कश्मीर में है, लोकटक जो है लोकतार ये मणिपुर मीठे पानी का झील है, जबकि चिल्का जो है ओडिशा में और जो है सांभर राजस्थान में खारे पानी का झील है। ये रखना है, चिल्का ओडिशा में, सांभर राजस्थान खारा, और बुलर और जो है लोकटक या लोकताक जिसको बोलते हैं यह मीठे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में कौन सी जो है कृषि वृत्त है, तो यह है इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको याद रखना है कि भारत में कृषि वृत्त मुख्य रूप से आपको वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश उगाने से होता है, तो यह होता है विभिन्न मौसम पर दो फसल आप उगाएंगे तब ये होंगे। ठीक है, मिश्रित खेती यह कहलाता है। देखिए एक साथ जो है एक भूमि पर दो से अधिक फसल उगाते हैं, जिसको मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत में अगला क्वेश्चन, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है। देखें 2 और 4 मतलब इसका लक्ष्य जो है हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार, और इसका लक्ष्य वो था इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शास्त्रोत्पाद का समाकलन करना था। 2 और 4 उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो वो गेहूँ नकदी फसल में नहीं है, अन्यथा गन्ना, कपास, जूट नकदी फसल, तंबाकू, तल नकदी फसल, तिलहन नकदी फसल में आते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की, तो गेहूं के उत्पादन में। 15 अगस्त 1947 के बाद जो है 1966 में हरित क्रांति का आगमन होता है, और गेहूं सबसे ज़्यादा पंजाब जो है हरियाणा इसमें लाभ ज़्यादा उठाता है। अगला देखेंगे प्रमुख खाद्य फसल होता है, तो चावल क्या है, प्रमुख खाद्य फसल है, गेहूँ दूसरे स्थान पर आता है। भारत को चावल के कटोरे के नाम से किसको जानते हैं, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं चावल के कटोरे। आंध्र प्रदेश के कुल जो है कृषि क्षेत्र 29.3% चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना, रायलसीमा तथा जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो गेहूँ। यहाँ पर याद रखना गेहूँ है, जौ, चावल, तो ये चावल है, कौन है, चावल है, चावल उत्तर हो जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 21-22 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार जो है 46.38 मिलियन हेक्टेयर कृषि के क्षेत्र पर जो है चावल एवं 30.47 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर जो है गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है चावल खाद्यान्न के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में कौन सी फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो वो चावल ही है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र कौन होता है, तो महाराष्ट्र होता है। सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र, तब गुजरात, तब तेलंगाना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसे आपको 2021-22 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार जो है 3 शीर्ष कपास में आते हैं। अभी तत्काल में 21-22 में वो आता है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अगला गन्ने का उत्पादन राज्य जो है घटते क्रम में देखेंगे, तो अभी तत्काल वाला हम देखेंगे। यहाँ पर आंसर में आपको 21-22 में आपको बताते हैं गन्ना में, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित जो है फसल कौन सी होती है, तो यह होता है मूंगफली। शुष्क के लिए मूंगफली, याद रखना है, शुष्क के लिए मूंगफली होता है और इसमें खरीफ फसल के रूप से ये जाने जाते हैं। और आपको शीतोष्ण में रबी होता है, गेहूँ मुख्य रूप से होते हैं, और गन्ना एक जो है उष्णकटिबंधीय फसल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा जो है रबर उत्पादक केरल होता है। केरल है क्या? केरल है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है रबर के लिए अग्रणी है, तो ये केरल है। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता कौन होता है? सर्वश्रेष्ठ रूप से उत्पादक और उपभोक्ता दाल और चाय के लिए, चाय और दाल, यहाँ पर दो उत्तर हैं, ठीक है, चाय और दाल। याद रखना है कि भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन के बाद जो है, और जो है बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रश्न काल में जो है वर्तमान और अग्रणी स्थान बना हुआ है, ये भी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है, तो यह है गिरनार। गिरनार पर चाय का बागान नहीं है। काकन देवन, दार्जिलिंग और नीलगिरी पर चाय का बागान है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 में चाय, देखिए 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर कानन देवन पहाड़िया क्षेत्र जो है भारत के केरल के राज्य के इकुडी जिले में अवस्थित है, और यह क्षेत्र जो है मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र जो है 1870 के दशक में चाय के बागानों की शुरुआत होती है। और नीलगिरी तो आप जानते हैं पश्चिम घाट में अवस्थित है। नीलगिरी चाय के सर्वश्रेष्ठ विशेष चायों में से एक, और दार्जिलिंग तो आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो वह है पुलनेज, चिंकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदन गिरी, ये सारे कर्नाटक में हैं। याद रखना है कि हासन जिले जो कि केरल के वायनाड, त्रावणकोर, नेल्लियम, पेथीस क्षेत्र तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवरॉय, सलेम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखना है। और बाबा बुदन गिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम जो है कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत अपनी आवश्यकता के अधिक उत्पादन करता है, तो ये करता है चाय, और पीता भी है चाय। 2022 में देखेंगे तो चाय का उत्पादन 226.98 मिलियन ग्राम जो है निर्यात किया गया था, और 22 में जो है विश्व के चाय निर्यातक में मात्रा में भारत जो है चौथा स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादन राज्य कौन होता है, तो पश्चिम बंगाल होता है। यहाँ पर याद रखना है 21-22 में चतुर्थ जो है अग्रिम अनुसार आप देखें तो भारत में कुल 10.32 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादन अनुमान होता है, जिसमें कि 8.36 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित। तीसरे क्रम पर जूट का उत्पादक जो है बिहार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों के जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना स्थान पर? द्वितीय स्थान पर। याद रखना कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस पर अवस्थित होता है? अगला क्वेश्चन है तो नेपानगर में। नेपानगर जो है मध्य प्रदेश के राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है, जो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, तो बॉक्साइड है। बॉक्साइड याद रखना है। और यह विश्व के एल्युमिनियम मुख्य स्रोत आप जानते हैं कि भारत है, और गेलेना कुछ जो है मात्रा बॉक्साइड में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राप्त होती है। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो यह पंजाब में नहीं होता है। देखिए उत्तर पूर्वी में जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा आता है, ओडिशा, और मध्य भारत में जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आता है, और प्रायद्वीपीय में जिसमें कर्नाटक, गोवा आता है, और अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल सम्मिलित होते हैं। लौह अयस्क के 4 प्रमुख स्रोत मतलब क्षेत्र में आपने इन नामों को देखा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्यों में चांदी की उपलब्धता होती है, तो यहाँ पर याद रखना है कि चांदी की उपलब्धता जो है 2021 के अनुसार जो है राजस्थान और कर्नाटक, और कुछ जो है कुल संसाधन की दृष्टि राज्यों में देखें राजस्थान और कर्नाटक और झारखंड भी आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो यह केरल होता है। केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत होता है। ली भूतपूर्व इंडियन रियल अर्थ्स लिमिटेड एर्नाकुलम जिले अलुवा में स्थित संयंत्र मानावालाकुलुची तमिलनाडु में प्राप्त मोनाजाइट से संसाधित कर थोरियम उत्पादित करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न खनिज में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या उत्तर हो जाएगा। तो 2023 के अनुसार अगर हम देखें तो एक से अधिक उत्तर अभ्रक की प्राकृतिक रूप से आप देखें सबसे बड़ा जो है उत्पादक चीन, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और लौह का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक अभ्रक करता है उत्पादन, तो यह झारखंड है, ठीक है, झारखंड। और 2021 के अनुसार अगर हम देखें तो अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार में क्रमशः
अरब के भरे भंडार मिलते हैं। अगला देखेंगे भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा होता है, तो खनिज उत्पादन में बिहार होता है। देखिए मूल्य दृष्टि से यहाँ पर 2021 के अनुसार हम देखेंगे, यहाँ पर 94 का क्वेश्चन है। 21 में देखिएगा ओडिशा आता है, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र आता है। इस अभी पहले 94 में झारखंड था, साथ था, तो इसीलिए जो है यहाँ पर बिहार आ रहा था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में जो है प्रथम कोयला खान यहाँ खोदी गई थी, तो ये रानीगंज में। रानीगंज जो है यह दामोदर नदी के तट पर स्थित है और यह जो है 1774 में वाणिज्यिक कोयला खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन, कोयला उत्पादन राज्यवार घटते क्रम में देखेंगे तो बिहार, ये भी 99 का क्वेश्चन है, तो ये हम नहीं देखेंगे यहाँ पर। अगर अभी के हिसाब से छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड आता है, ठीक है, 2021 के 22 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोरबा जो है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़। यहाँ याद रखना है कि कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और कोरबा जिले में हरसिव नदी के बेसिन में यह अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कोरबा ताप विद्युत संयंत्र भी केंद्र भी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की प्रसिद्ध विशेषता क्या होती है, लौह अयस्क खनन होता है। अगला यहाँ पर आपको याद रखना है कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरिया जो है खान सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन का ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो ये पिच ब्लेड से रेडियम जो है रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव होता है, Ra के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला पन बिजली शक्ति जो है कहाँ पर, तो ये शिव समुद्रम में। भारत का प्रथम जल विद्युत की स्थापना 1897 पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के निकट सिद्रबाग में हुई थी। भारत में दूसरा पन बिजली संयंत्र जो है यह कर्नाटक के तात्कालिक मैसूर में शिव समुद्र 1902 में। अगर यहाँ पर रहता क्या दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग आता 1897 में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा इसमें सही नहीं है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1 जो है प्रतिशत से कम है, ठीक है। और यहाँ पर 2023 के अनुसार देखेंगे 2023 के अनुसार तो यहाँ पर सोलर लघु हाइड्रो पावर एवं अन्य नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत जो है बड़े हाइड्रो पावर को छोड़कर यहाँ पर कुल स्थापित क्षमता का योगदान 30.2% है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट किसे होकर आयोजित किए गए हैं, इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति प्रमुख कारण क्या है, तो यह है गोवा। इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर कि गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम क्षेत्रीय के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलना जो है क्या है, तुलनात्मक सुविधा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 211 कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है लंबाई तकरीबन कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा 92-93 का है, लेकिन हम अभी का देखेंगे वो है 1,44,955 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग की तो शुरुआत कहाँ पर होती है, तो कब होती है, तो 1853 में होती है, 34 किलोमीटर होता है। यह याद रखना है, यह जो होता है शुरू, ये भी आपको याद होगा कि डलहौजी के समय में 1853 में शुरू होता है और 16 अप्रैल 1853 में मुंबई बॉम्बे जो है थाने से के बीच में जो है पहली बार चलाई जाती है। यह जो है ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बे में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलो मतलब कि 21 मील की दूरी तय करके थाने स्टेशन पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है, तो 5.5 फीट होता है। देखिए मेजर गेज, यहाँ पर याद रखना है कि मेजर गेज जो होता है 2 पटरियों के मध्य जो है 1 मीटर चौड़ी एवं बड़ी लाइन में 1.676 जो है पटरियों के मध्य या 1676 मिमी या 5.5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन में देखेंगे 762 मिमी या 610 मिमी की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मार्गोवाओ पतन स्थित कहाँ पर है, तो गोवा में स्थित है, गोवा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित होता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है। 5 फरवरी 2020 को जो है बंदरगाह का महाराष्ट्र में दाहानू के निकट बंधावन में स्थापित किया जाता है और इस परियोजना जो है कि अनुमानित लागत जो है 65,544.54 करोड़ रुपये होती है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित कहाँ पर है, तो गुड़गांव में स्थित है, गुरुगांव, जिसको हरियाणा में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अटलांटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र नाम है, तो यह है भारती की क्या नाम है, तो भारती। देखिए इसकी स्थापना जो है आपको दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है और इसकी स्थापना 1983-84 में होती है और भारत के अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री का स्थापना 1988-89 में होती है और अंटार्कटिका के भारत के तृतीय अनुसंधान केंद्र जो है भारती है, जिसकी स्थापना 2012 में की जाती है।
अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तो वो केम्बे के खाड़ी में, मन्नार खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। ये याद रखना है कि कच्छ की खाड़ी मनवर्ग क्षेत्र, लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप, इन सभी में पाया जाता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। ये टोटल 218 क्वेश्चन हमने आपको 1 घंटा 12 मिनट में करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।